काव्या और पंछी मुंबई स्टेशन पहुंच गए थे और मानुसी का वेट कर रहे थे। पंछी ने इधर उधर मानुसी को ढूंढते हुए काव्या से कहा, अंडस्को दी, ये मानुसी दी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी उनके सामने एक टैक्सी आकर रुकी। काव्या और पंछी ने देखा तो उस टैक्सी में पार्थ और रमन बैठे थे। पार्थ ने पंछी को अपने हाथ उठाकर कहा, अंडस्को बाय भेंस कहते हुए पार्थ वहां से चला गया। पार्थ के पंछी को फिर से भैंस कहने से पंछी गुस्से से आग बबूला होकर टैक्सी के तरफ बढ़ती के तभी पंछी ने देखा सामने से मानुसी उनके तरफ दौड़ते हुए आ रही है। मानुसी दौड़कर आकर काव्या और पंछी के गले लग गई। काव्या ने मानुसी से कहा, अंडस्को कहाँ थी तू, कब से तेरा वेट कर रहे हैं। मानुसी ने उनसे अलग होते हुए कहा, अंडस्को, अरे यार, मुंबई की ट्रैफिक से जल्दी निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मानुसी ने उनका सामान उठाते हुए कहा, अंडस्को अब घर चले या फिर यही सब बातें कर लेना है। हाँ हाँ दी, जल्दी घर चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो घर जाकर सीधे सोने वाली हूँ। पंछी ने भी सामान उठाते हुए कहा और आगे आगे चलने लगी। मानुसी ने कहा, अंडस्को, कोई सोना वोना नहीं है, आज हम तीनों मिलकर एंजॉय करेंगे और आज मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि मुंबई की रातें कैसी होती है। काव्या ने मानुसी को देखते हुए उससे पूछा, अंडस्को क्या मतलब है तेरा। मानुसी ने कहा, अंडस्को, मेरा मतलब बस इतना सा है कि कल से तू अपनी जॉब ज्वाइन कर लेगी और पंछी कॉलेज तो हमारी पार्टी फिर होने से रही, तो इसलिए हम आज रात खूब एंजॉय करने वाले हैं। मानुसी हाथ दिखाकर टैक्सी रोकती है। फिर तीनों टैक्सी में सामान रखकर मानुसी जो एक फ्लैट पर रहती थी टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस देती है और अपने फ्लैट जाने के लिए निकल जाती है। फ्लैट पहुंचने पर काव्या ने मानुसी का फ्लैट देखकर मानुसी से कहा, अंडस्को, वाव यार मानुसी, तुम्हारा फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। हाँ दी, आपका फ्लैट बहुत खूबसूरत है, ये पंछी ने कहा था। मेरा नहीं, फ्लैट के ऑनर का बोलो, रांट पर रहती हूँ यार, लेकिन फ्लैट का ऑनर ना बड़ा खाड़ूस है। मानुसी ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। काव्या ने कहा, अंडस्को, वो क्यों। मानुसी ने जवाब में कहा, अंडस्को, अब तुम यही रहने वाली हो तो तुम खुद जान जाओगी, तो अभी ये सब छोड़ो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ बना देती हूँ तुम दोनों के लिए, फिर हम तीनों आज क्लब चलते हैं पार्टी करने के लिए। काव्या ने कहा, अंडस्को, क्या क्लब। मानुसी ने कहा, अंडस्को, हाँ क्लब, क्यों, क्या हुआ। काव्या ने कहा, अंडस्को, वो मनु हम। काव्या पंछी के तरफ देखती है जो कबर्ड पर अपने कपड़े सेट कर रही थी। हम कभी क्लब नहीं गए हैं ना, तुझे तो पता है यार, काव्या ने कहा तो मानुसी काव्या के तरफ देखने लगी। मानुसी ने कहा, अंडस्को, हाँ तो अब चलो, मजा आएगा। काव्या जैसे ही कुछ बोलने को मुंह खोलती है कि पंछी ने काव्या के पास आते हुए कहा, अंडस्को दी, अब हमें यही रहना है, यही आपको जॉब करना है और मुझे पढ़ना है, तो क्यों ना यहाँ के लाइफस्टाइल को जाने चलो ना दी, चलते हैं। फिर मनु दी तो है ना हमारे साथ, तो आप क्यों डर रहे हो, हम तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। पंछी ने एक्साइटमेंट से कहा, चलो ना दी। काव्या ने पंछी को इतना एक्साइटेड होते देख वो भी मान जाती है, तो फिर तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, फिर मैं तुम दोनों के लिए ड्रेस निकाल देती हूँ, कहकर मानुसी रूम से निकलकर किचन की ओर चली जाती है। मानुसी जल्दी से नाश्ता बनाकर रूम में लेकर आती है, तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर मानुसी दोनों के लिए क्लब जाने के लिए ड्रेस लेकर आती है, क्योंकि मानुसी को पता था कि दोनों के पास क्लब जाने लायक ड्रेस नहीं होगी। मानुसी जो ड्रेस दोनों के लिए लेकर आई थी उसमें से काव्या ने एक ड्रेस को उठाकर देखते हुए कहा, अंडस्को, ये तू किसी बच्चे की कपड़े लेकर क्यों आई है। मानुसी ने काव्या को घूरकर देखते हुए कहा, अंडस्को, ये किसी बच्चे की ड्रेस नहीं है, तुम दोनों के लिए है, हम क्लब जा रहे हैं, मंदिर नहीं जो तुम सलवार सूट पहनकर जाओगी, इसलिए चुपचाप जाकर इसे चेंज करो। काव्या मुंह बनाते हुए ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। मानुसी पंछी को रेडी करने लगी। काव्या बाथरूम से बाहर आते हुए अपनी ड्रेस को कभी नीचे खींचती तो कभी ऊपर, क्योंकि मानुसी ने जो ड्रेस काव्या को दिया था वो रेड कलर की वन पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस थी। काव्या ने ड्रेस को नीचे खींचते हुए कहा, अंडस्को, कोई और ड्रेस नहीं है क्या, ये कितनी छोटी है। पंछी ने कहा, अंडस्को दी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, प्लीज यही ड्रेस पहन कर चलो ना, बाय गॉड दी, लड़के आपको देखकर फ्लैट हो जाएंगे। काव्या पंछी की बातें सुनकर छोटा सा स्माइल कर देती है और मिरर के सामने जाकर रेडी होने लगती है।
पंछी भी जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है। एल पंछी ने थाई तक आने वाली एक शॉर्ट फ्रॉक पहना था। एल और मानुसी ने ब्लैक वन पीस ड्रेस कैरी किया था। एल तीनों रेडी होकर क्लब जाने के लिए निकलते हैं। एल क्लब पहुंचने पर जब काव्या क्लब में और लड़कियों को उससे भी छोटी ड्रेस पहने देखती है तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। पंछी और मानुसी तो डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे थे और काव्या जाकर साइड में एक टेबल पर बैठ जाती है। वही जब से वो तीनों क्लब में आई थी तब से वहां मौजूद लड़के उन तीनों को घूर रहे थे, खास करके काव्या को घूर रहे थे और उसे लस्ट से भरे नजरों से देख रहे थे। एक लड़का वेटर को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में कुछ पैसे और एक पाउडर का छोटा सा पैकेट देकर उसे काव्या को दिखाया, फिर कहा अंडस्को उस लड़की को देना है और उस पर नजर रखना है। जब उस पर इस पाउडर का असर होने लगे तब उसे हमारे रूम तक ले आना, तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। लड़के के कहने पर वेटर वो पैकेट और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। वेटर वो पाउडर जूस में मिलाकर वेटर ने काव्या के पास जाकर उससे कहा अंडस्को मैडम ये आपके लिए। एल काव्या ने वेटर से कहा अंडस्को पर मैंने तो अभी कुछ मंगाया ही नहीं है। वेटर ने कहा अंडस्को मैडम आपके साथ जो मैडम थे उन्होंने दिया है। एल काव्या पंछी और मानुसी की तरफ देखती है तो वो दोनों भी काव्या के ही तरफ देख रहे थे। एल तो काव्या वो जूस लेकर पी लेती है। काव्या के जूस पीने के बाद वेटर वहां से जाते हुए लड़कों को थम्स अप दिखाता है। एल थोड़ी ही देर में काव्या को अपना सर भारी सा फील होने लगा। काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां एक साथ उसे काट रही हो। उसी क्लब के एक रूम में दक्ष किसी राजा की तरह बैठा था। उसके सामने बैठे दूसरे शख्स को घूर रहा था। उस दूसरे शख्स ने दक्ष को घूरते हुए कहा अंडस्को दक्ष तुम्हें पता है तुमने जिन 4 लोगों को मारा है वो पुलिस ऑफिसर थे। दक्ष ने उस शख्स से रूड होते हुए कहा अंडस्को हाँ मुझे पता था। एल तभी तो मारा है ताकि आगे से किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि कोई मेरे ही साम्राज्य में घुसकर मुझे ही मिटाने की कोशिश करे। दक्ष ने उस शख्स को घूरते हुए आगे कहा अंडस्को तुम इन सब से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। सामने बैठे शख्स ने कहा अंडस्को मैं कोई मामूली ऑफिसर नहीं हूं जो तुम मुझे यूं ही मार दोगे। मैं सीबीआई का अंडर कवर ऑफिसर अखिल अग्निहोत्री हूं। मुझे जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना तो मैं तुम्हारे इस काले साम्राज्य को मिटाकर रख दूंगा। अखिल दक्ष से कहकर उस कमरे से निकलकर जाने लगा। तभी दक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा अंडस्को मैं एक डेविल हूं और मुझे मिटाना इतना आसान नहीं है। दक्ष फिर एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अखिल ने कहा अंडस्को मुझे पता है तुम क्या हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ऐसे क्यों हो। फिर अखिल ने दक्ष के तरफ अपना फेस कर अपने हाथ आगे बढ़ाकर उससे कहा अंडस्को दक्ष तूने जहां मेरा हाथ छोड़ा था मैं आज भी वही खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूं। वापस आ जा मेरे पास क्योंकि तू जो कर रहा है उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। दक्ष ने अखिल के बाए हुए हाथ को थामने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया, फिर अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा अंडस्को दक्ष अब उस मोड़ पर वापस नहीं लौट सकता। तू भी अब मेरे लौटने की उम्मीद छोड़ दे। अखिल ने कहा अंडस्को हाँ अब तू क्यों लौटेगा मेरे पास। बोलकर अखिल डोर के तरफ बढ़ जाता है। फिर रुककर अखिल ने पूछा अंडस्को तुझे वो मिली। दक्ष ने जवाब दिया अंडस्को अभी नहीं ढूंढ रहा हूँ। अखिल ने कहा अंडस्को मिल जाए तो उसके लिए ये काम छोड़ देना क्योंकि उसे इस काम से सख्त नफरत है। कहकर अखिल उस रूम से बाहर निकल गया। इधर काव्या को अब अपना बदन जलता हुआ सा महसूस होता है और अब उसे हल्का हल्का नशा भी होने लगा था। काव्या सामने से आ रहे एक वेटर से वॉशरूम का पता पूछती है तो वो वेटर काव्या को ऊपर से नीचे तक पहले देखता है, फिर उसे वॉशरूम के बारे में बताते हुए कहा अंडस्को आप यहाँ से सीधे जाकर राइट मुड़ जाएगा, सामने ही वॉशरूम का बोर्ड लगा हुआ होगा। काव्या उस वेटर को थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाती है। काव्या के जाते ही वो वेटर किसी को कॉल कर बोला अंडस्को लड़की आ रही है, मेरा कमीशन रेडी रखना बोलकर कॉल कटकर वहां से हंसते हुए चले जाता है। काव्या नशे में होने के कारण राइट के जगह लेफ्ट ले लेती है और सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आ जाती है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर उसे कोई भी वॉशरूम नहीं मिलता है तो वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगती है। तभी उसकी नज़र एक कमरे के तरफ चली जाती है जो वहां कोना पर बना हुआ था। काव्या उसे ही वॉशरूम समझकर उस कमरे में जाकर घुस जाती है।
काव्या जैसे उस रूम में घुसती है तो उस रूम को देखकर उसकी आंखें चुंधिया जाती है क्योंकि वो एक लग्जूरियस कमरा था। काव्या चारों ओर घूमकर उस कमरे को देखती है। काव्या ने खुद से कहा, अंडस्को ये तो वॉशरूम नहीं है ये तो किसी का कमरा है बोलकर काव्या कमरे से बाहर जाने लगती है लेकिन तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। इधर बाथरूम में शावर ले रहा दक्ष, जिसकी अचानक से ही दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दक्ष ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, अंडस्को आज ये इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? ये ऐसे तो सिर्फ मेरी सूहू के आसपास होने पर ही धड़कता था पर आज क्यों? क्या मेरी सूहू मेरे आसपास ही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो दक्ष अपने सीने पर दिल वाली जगह पर रब करने लगता है। काव्या उस तरफ देखती है तो उसे बाथरूम का बंद दरवाज दिखाई देता है। काव्या को लगता है कि वो दरवाज कमरे का दूसरा दरवाज है और बाहर बारिश हो रही है। काव्या ने खुद से कहा, अंडस्को बाहर बारिश हो रही है, मुझे भीगना है, मुझे भीगना है, मेरा बदन जल रहा है। बोलते हुए काव्या बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है क्योंकि दक्ष ने बाथरूम का डोर भी नहीं लगाया था क्योंकि इस साइड किसी को भी आना मना था। काव्या जब अंदर जाती है तो देखती है कि एक शख्स शावर के नीचे सिर्फ एक टॉवल पहने खड़ा शावर ले रहा है। काव्या ने जल्दी से जाकर दक्ष को हटाकर दक्ष से कहा, अंडस्को हटो हटो, मुझे भीगना है बारिश में। काव्या दक्ष को हटाकर खुद शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। दक्ष, जिसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, अपने सामने किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दक्ष गुस्से से काव्या के तरफ मुड़ता है तो काव्या को देखकर उसका गला सूखने लगता है क्योंकि अभी काव्या का पूरा बदन पानी में भीग गया था और काव्या अपने हाथ उठाकर अपने भीगे हुए बाल को समेटने लगी थी। काव्या ने जो ड्रेस पहन रखा था वो पानी में भीगने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गया था, जिससे काव्या की परफेक्ट से अट्रैक्टिव बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। दक्ष आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जोर से खींचे जाने पर काव्या सीधे दक्ष के सीने से आकर लगती है। काव्या अपना चेहरा ऊपर कर दक्ष को देखती है जो उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था। लेकिन अगले ही पल जैसे दक्ष काव्या का चेहरा देखता है उसके पत्थर जैसे कठोर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दक्ष सुहू कहते हुए काव्या को अपने सीने से लगा लेता है। दक्ष के काव्या को अपने गले से लगाने पर काव्या को अपने बदन में ठंडक सा महसूस होता है, जैसे काव्या इसी ठंडक का इंतजार कर रही थी। काव्या दक्ष को देखने के लिए उससे अलग होती है जो दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दक्ष फिर से काव्या के कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। दक्ष काव्या के होंठों को पैशनेटली किस करने लगता है जैसे उससे मीठी चीज और कोई हो ही नहीं सकती थी। दक्ष काव्या को किस करते हुए उसके बदन से उसके ड्रेस को अलग कर नीचे गिरा देता है। दक्ष तो पहले से ही टॉवल में था। दक्ष के बदन में काव्या को सिर्फ इन वे में देखकर आग जलने लगती है। दक्ष काव्या के बदन से उसके बचे हुए कपड़े भी अलग कर बाथरूम में ही गिरा कर काव्या को किस करते हुए अपने गोद में उठाकर कमरे में लेकर चला जाता। दक्ष काव्या को बाथरूम से बाहर लेकर आता है और उसे बेड के पास लाकर बेड पर ऐसे लेटाता है जैसे काव्या कोई कांच की गुड़िया है और अगर दक्ष ने ज्यादा जोर लगाया तो काव्या टूटकर बिखर जाएगी। दक्ष काव्या को बेड पर लेटाकर खुद खड़े होकर कुछ देर काव्या को निहारता रहता है। इन कुछ देर में काव्या बेड पर मचल रही थी। उसे अभी अपनी बॉडी में उसी ठंडक की जरूरत महसूस हो रही थी जो उसे कुछ देर पहले बाथरूम में दक्ष की बाहों में मिली थी। काव्या मचलते हुए अपने सामने खड़े दक्ष को देखती हैं और अपनी बाहों को फैलाकर दक्ष को अपने पास बुलाती हैं, जिससे दक्ष भी काव्या के ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। दक्ष काव्या को फ्रांच किस कर रहा था और अपने होंठ काव्या के पूरे बॉडी पर चला रहा था। काव्या का बदन ड्रग के वजह से अब तो ऐसे जल रहा था जैसे उसका बदन कोई आग की भट्टी हो। काव्या अब दक्ष के होंठों काटने लगी थी। काव्या को दक्ष के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दक्ष काव्या के होंठों से नीचे सरक कर उसके कॉलर बोन और उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। कुछ देर ऐसा करने से काव्या मचलते हुए अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। काव्या अपनी उंगलियां दक्ष के बालों में चलाने लगी और काव्या की सांसें भी भारी हो गई थी, जिससे काव्या गहरी गहरी सांस में सिसकियां भरने लगी थी। तो दक्ष फिर से काव्या के होंठों पर आ जाता है और उसे पसनेट किस करने लगता है। काव्या को दक्ष के होंठ अपने बॉडी पर चलते हुए महसूस हो रहे थे। दक्ष और काव्या एक दूसरे को पेसेनेट किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद दक्ष काव्या के होंठों को अपने होंठों से आज़ाद करता है।
दक्ष काव्या के होंठों को छोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर रूम की लाइट को ऑफ कर एक डिम लाइट जला देता है। उस पीले डिम लाइट में काव्या का शरीर किसी सोने की तरह चमक रहा था। दक्ष ने काव्या के बॉडी पर अपने होंठ चलाते हुए उससे कहा, अंडरस्को बेबी यू आर सो हॉट और मुझे गर्म चीजें बहुत पसंद है, दक्ष ने कहा और काव्या को वाइल्डली किस करने लगा। दक्ष और काव्या करीब 20 से 25 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दक्ष काव्या के होंठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर बोन पर किस करते हुए उसे काट भी रहा था। दक्ष तो पहले से ही अपना कंट्रोल लूज कर चुका था और अब काव्या भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुकी थी। दक्ष अपना सर उठाकर काव्या का चेहरा देखता है जो आंखें बंद किए मदहोश होकर सिसकियां भर रही थी। दक्ष काव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करते हुए पूरा उसके ऊपर आ जाता है और एक झटके में काव्या में खुद को एंटर करता है। दक्ष के काव्या में एंटर करते ही काव्या की चीख निकल जाती है। काव्या के चीखते ही दक्ष समझ जाता है कि ये काव्या का फर्स्ट टाइम है। उसकी सुहू ने उसका इंतजार किया था। दक्ष काव्या के चीखते ही रुक जाता है और काव्या का चेहरा देखने लगता है जिस पर दर्द साफ झलक रहा था और दर्द के कारण काव्या के आंखों से आंसू भी गिरने लगी थी। दक्ष काव्या के बहते हुए आंसुओं को अपने लबों पर रोक लेता है। दक्ष काव्या के दर्द को कम करने के लिए उसके होंठों को फिर से किस करने लगता है और काव्या के पीठ पर होंठ से सहला भी रहा था। जैसे जैसे काव्या का दर्द कम होता है उसके चेहरे पर भी राहत की लकीरें नजर आने लगती है। काव्या अपनी आंखें खोलकर खुद के ऊपर छाए दक्ष को देखने लगी। दक्ष ने काव्या को देखकर उससे पूछा, अंडरस्को बेबी क्या मैं शुरू करूं। काव्या दक्ष को देखते हुए अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करती है तो दक्ष एक बार फिर से काव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। दक्ष जितना हो सके जेंटल रहने की कोशिश कर रहा था ताकि काव्या को कम से कम दर्द हो। कुछ ही देर में दक्ष और काव्या इस दुनिया से बेखबर मोहब्बत की रूमानी दुनिया में पहुंचकर प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे थे। करीब रात के 2 बजे काव्या थककर दक्ष के ऊपर सो जाती है तो दक्ष काव्या को चादर में लपेटकर अच्छे से अपने ऊपर एडजस्ट कर लेता है। दक्ष काव्या का मासूम चेहरा देखते हुए उसके खुले हुए बालों के साथ खेलने लगता है। दक्ष ये सोच रहा था कि उसकी सुहू अब तक थी कहाँ। उसने इतने सालों में ना जाने अपनी सुहू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, लेकिन उसे उसकी सुहू कहीं नहीं मिली थी। लेकिन आज यूं अचानक से उसकी सुहू उसकी जिंदगी में वापस आ गई तो अब वह उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। दक्ष काव्या को अपने बाहों में भरकर खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह काव्या के हिलने से उसकी नींद खुलने लगी थी लेकिन अभी काव्या उठना नहीं चाहती थी, इसलिए काव्या अपना चेहरा दक्ष के सीने में छुपा कर सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी काव्या की नींद पूरी तरह से खुल जाती है क्योंकि काव्या को अपने ऊपर किसी का भार महसूस होता है। काव्या उठने की कोशिश करती है लेकिन तभी काव्या को अपनी बॉडी में तेज दर्द का एहसास होता है। काव्या ने खुद से कहा, अंडरस्को मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। काव्या को अपने कमर पर एक हाथ भी फील हो रहा था तो काव्या को लगता है कि हर रोज की तरह पंछी ही उसे पकड़कर सो रही है, लेकिन काव्या को आज पंछी का हाथ भी बहुत भारी लग रहा था। काव्या ने कहा, अंडरस्को पंछी उठना और आज ये तेरा हाथ इतना भारी क्यों लग रहा है। काव्या फिर से उठने की कोशिश करती है और काव्या के बार बार हिलने के वजह से उसके बदन पर लिपटा हुआ चादर सरक कर नीचे गिर जाता है। चादर के नीचे गिरते ही काव्या का बदन खुल जाता है तो काव्या की नज़र अपनी बॉडी पर जाती है जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बॉडी पर जगह जगह नीले निशान थे, जिसे देखकर काव्या को उसके साथ पिछले रात क्या हुआ होगा ये समझ आ जाता है, जिससे काव्या के आंखों से आंसू गिरने लगती है। काव्या अपने साथ पिछले रात क्या हुआ इस बारे में सोचने लगाती है जिससे उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है जो उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार कर रहा था। काव्या नम आंखों से अपने बगल में सोए हुए इंसान को देखती है तो वो अपना चेहरा दूसरे साइड कर सो रहा था। काव्या उसके हाथ को अपने कमर से हटाकर साइड में बेड पर रख खुद बेड से उठकर चादर को अपने बॉडी पर लपेटकर बाथरूम की ओर जाने लगती है। काव्या के कमर पर दर्द होने के कारण काव्या बाथरूम की तरफ जाने पर लड़खड़ा कर गिरने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बेड पर सो रहा इंसान उठ ना जाए ये सोचकर काव्या खुद को संभाल कर बाथरूम तक लेकर जाती है।
काव्या देखती है कि पिछली रात जो कपड़े उसने पहन रखे थे अभी वो कपड़े बाथरूम के फर्श पर पड़े हुए हैं। काव्या शावर के नीचे खड़े होकर हल्के गुनगुने पानी से शावर लेती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मुंबई एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी, लेकिन एक ही रात ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। शावर लेने के बाद काव्या अपने वही भीगे हुए कपड़े पहनकर कमरे में वापस आती है और डोर की तरफ जाकर डोर खोलकर बाहर जाने लगती है। लेकिन फिर काव्या रुककर मुड़कर बेड पर सो रहे इंसान को एक नज़र नफरत से देखकर कमरे से निकलकर नीचे चली जाती है। काव्या यहाँ वहाँ देखकर पंछी और मानुसी को ढूंढती है, लेकिन काव्या को वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आती। तो काव्या ने सामने से आ रहे वेटर से पंछी और मानुसी के बारे में पूछा। वेटर काव्या को भीगे हुए कपड़े में देखकर ऊपर से नीचे तक लश्त से देखते हुए कहा, अंडस्को मैम, कल रात जो मैडम आपके साथ आई थी वो आपको ढूंढ रही थी, लेकिन जब आप उन्हें नहीं मिली तो वो यहाँ से चली गई। वो वेटर जैसे काव्या को देख रहा था, काव्या को लगता है कि शायद उसे पता चल गया है कि पिछली रात वो किसी गैर मर्द के साथ थी। काव्या वहां से रोते हुए निकल जाती है और मानुसी के फ्लैट पर जाती है। डोर पर पासवर्ड लॉक था, जिससे काव्या आसानी से डोर खोलकर अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है कि पंछी और मानुसी एक दूसरे को पकड़े सो रही है। काव्या कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने पहने हुए कपड़े उतारकर फर्श पर गिराने लगती है। काव्या देखती है कि उसके पूरे बॉडी पर काटने और खरोंचने के निशान हैं जो अब हल्के नीले पड़ चुके थे। काव्या अपने पूरे बॉडी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी, रो भी रही थी। तभी पंछी ने बाथरूम के डोर पर नॉक करते हुए पूछा, अंडस्को दी, आप अंदर हो क्या? काव्या ने पंछी की आवाज में उसके लिए फिक्र सुनकर खुद से ही कहा, अंडस्को काव्या, तू ऐसे टूट नहीं सकती। अगर इसके बारे में पंछी को पता चला तो नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। काव्या ने पंछी से कहा, अंडस्को, हाँ बच्चा, मैं अंदर हूँ, रुका रही हूँ बाहर। काव्या जल्दी से शावर लेकर हाई नेक वाली वाइट कलर की फ्रॉक शूट पहनकर बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि पंछी और मानुसी दोनों उसे ही देख रही थी। काव्या ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ तुम दोनों को? अभी तक सो रही हो, उठना नहीं है क्या? मानुसी ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। अंडस्को, पहले तुम ये बताओ कि तुम कल क्लब से हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? पंछी ने भी मानुसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ दी, हमने आपको पूरे क्लब में ढूंढा लेकिन आप हमें मिले ही नहीं। काव्या ने खुद से कहा, अंडस्को, काश तुम दोनों ने मुझे ढूंढ लिया होता तो जो मेरे साथ हुआ शायद वो नहीं होता। पंछी ने काव्या को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए पूछा, अंडस्को दी, आप क्या सोच रहे हो? बोलो ना, आप कल रात कहाँ थी? काव्या ने कबर्ड की ओर जाकर अपना दुपट्टा निकलते हुए जवाब दिया, अंडस्को, वो कल रात अचानक से मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। मैंने तुम दोनों को देखा तो तुम दोनों डांस एंजॉय कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं और क्लब में एक रूम लेकर वहां आराम करने के लिए चली गई, लेकिन सॉरी, तुम्हें बताना भूल गए थी। पंछी ने कहा, अंडस्को दी, आप सच बोल रहे हो ना? काव्या ने जवाब दिया, अंडस्को, हाँ बच्चा, और ये क्या, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? और मनु, ऑफिस नहीं जाना क्या तुझे? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ तुम दोनों, मैं नाश्ता बना देती हूँ। काव्या किचन की ओर चली गई, लेकिन काव्या के आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे। आज उसने पहली बार पंछी से झूठ बोला था। इधर जब दक्ष की नींद खुली तो वो बिना आंखें खोले ही बेड के दूसरे साइड पर अपने हाथ से टटोल कर कुछ, या फिर कहे तो किसी को खोजने लगा। लेकिन जब जिसे दक्ष खोज रहा था उसे नहीं मिला तो दक्ष ने अपनी आंखें खोलकर अपने बेड के दूसरे साइड जो अब खाली थी उस जगह को घूर कर देखा। उस खाली जगह को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। दक्ष स्माइल करते हुए खुद से बोला, अंडस्को बेबी, यू डोंट डिच मी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। सुहू, मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे अब इतने सालों बाद मिली हो और फिर से ऐसे मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकती। आई एम कमिंग बेबी, आई एम कमिंग। क्या होगा आगे जब दक्ष और काव्या आएंगे आमने सामने?